नमस्कार प्यारे बच्चे, आप सभी कैसे हैं। काफ़ी उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी ग्रामर, जो टॉपिक है समास, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। चलिए हम लोग आज सरल आसान भाषा में जानेंगे कि समास क्या है। बहुत सारे बच्चे के कंफ्यूज होते हैं, वो समास को पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन छूट जाता है। तो चलिए आप हमारे वीडियो में बने रहे और इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं समास के बारे में। तो चलिए लेट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समास है क्या। तो चलिए इसको पहले हम तोड़ेंगे। समास कैसे बना है? तो सम धन आस, कैसे प्यारे बच्चे? तो सम धन आस मिल करके ये हमारा समास बना है। नहीं, सबसे पहले समास को तोड़ेंगे तो सम धन आस, तब जाकर के क्या बना? समास बना। अब हम लोग जानेंगे कि समास कहते हैं किसको। तो चलिए देखते हैं हम लोग डेफिनेशन कि जब दो या दो से अधिक पदों, जब दो या दो से क्या रहेगा? अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। याद हो गया? जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। बात आई समझ में? इसमें दो या दो से अधिक पद रहेगा बच्चे, एक मानते इसको नया पद जब बनेगा तो उसी को हम लोग समास कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चे, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद। बहुत अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन है, उसका सारा चीज हम लोग जानेंगे। पहला जो है वो है अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। याद हुआ? पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा है बच्चे तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। क्या है बच्चे? तो कर्मधारय समास। और जो चौथा है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे द्विगु समास। क्या बोलेंगे? द्विगु समास। और जो 5वां है वो द्वंद्व समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। और जो छठा है बच्चे उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो शायद आपको याद हो गया होगा। चलिए फिर से हम आपको बताते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और 5वां द्वंद्व समास और जो छठा है वो बहुब्रीहि समास है। तो शायद आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग प्यारे बच्चे इस सारे भेद को हम लोग जानेंगे डेफिनेशन के माध्यम से कि अव्ययी भाव समास कहते किसको है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि ये कौन सा समास का उदाहरण है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सारी चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको एक शॉट अच्छे से ले लीजिए। पहला जानेंगे हम लोग समास अव्ययी भाव समास क्या है। तो चलिए, जिसका पहला पद प्रधान हो, क्या बोलेंगे बच्चे? जिसका पहला पद क्या हो? प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद हुआ? जिसका पहला पद क्या हो? प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जिसका पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद हुआ? जिसका पहला पद क्या हो? प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, यथासंभव, प्रतिदिन, बेकाम, भरपेट, आजन्म, आमरण, प्रतिमाह, प्रतिदिन, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो वो है अव्ययी भाव समास। अगर आपको डेफिनेशन से नहीं याद हो रहा कि जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास, आप इसको भूल जाइए अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जिस शब्द के पहले अगर प्यारे बच्चे लगा रहेगा यथा, प्रति, बे, भर, आ, तो आपको समझना है कि ये है वो कहला जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण। आप कान खोल के सुन लीजिए कि जिस शब्द के आगे यथा, प्रति, बे, भर, आ लगा रहे तो समझना है कि वो होगा तो अव्ययी भाव समास। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ देखिए यथासंभव, प्रतिदिन, बेकाम,
भर, पेट और जन्म, ये सब चीजें जो होगी वो अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। बात आई समझ में। अब आपको चलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास को लेकर। आपको अच्छा से अव्ययी भाव समझ में आ गया होगा। इसके पहले आप इसको अच्छे से एक शॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा समास जो कि है तत्पुरुष। तो बोलेंगे जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जिसका अंतिम पद क्या होगा? प्रधान होगा, उसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा जो जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। नहीं, उसे ही यहाँ पे देखेंगे कि जिसका अंतिम पद क्या हो? प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब प्यारे बच्चे इसका हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है स्वर्ग प्राप्त। क्या लिखा गया है? स्वर्ग प्राप्त। दूसरा है चिड़ीमार, तीसरा रसोई घर और चौथा है धनहीन। बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। देशभक्ति, नेत्रहीन, स्नान घर, नहीं तो ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात हुई कि हम इसको समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि ये तत्पुरुष समास के है। तो आपको तो डिफिनेशन से पता चल गया कि जिसका अंतिम पद क्या हो? प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास। अगर आपको इसे नहीं समझ में आ रही है तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूं। आप तत्पुरुष समास को विभक्ति चिन्ह को हटाकर आप पहचान सकते हैं। जिसको कारक चिन्ह पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कारण से, को के लिए सब जितना चीजें आती है उसको हटा करके हम तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। जैसे में या तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क बैठाएंगे। अगर वैसा एग्जाम्पल आया और हमें समझ में नहीं आ रही है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे? जैसे देखिए स्वर्ग प्राप्त, लास्ट में बैठाएंगे कि स्वर्ग प्राप्त है क्या? तो कहीं न कहीं स्वर्ग को जो प्राप्त कर लिया हो उसी को हम लोग स्वर्ग प्राप्त कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चे कि एक क्या है? एक कारक के चिन्ह में को आता है तो क्या करेंगे? इस को हम साइलेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्वर्ग प्राप्त। अभी आपको बताया कि विभक्ति चिन्ह को हटाकर तत्पुरुष समास को पहचाना जाता है। जिसको कारक चिन्ह काके की जो रहेगा उसको हम लोग हटाएंगे। या तो क्वेश्चन के बाद में हमको क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है कि स्वर्ग प्राप्त है क्या, डिफाइन करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इसको तोड़ेंगे तो स्वर्ग का प्राप्त, जो स्वर्ग का प्राप्त कर लिया उसे स्वर्ग प्राप्त कहते थे। तत्पुरुष समास हो गया। आप विभक्ति चिन्ह को, इसका टिक याद रखें कि विभक्ति चिन्ह को हटाकर तत्पुरुष समास को पहचाना जाता है। जैसे देखिए चिड़ीमार। अब क्वेश्चन लगा ये चिड़ीमार है क्या? तो कहीं न कहीं चिड़ियों को मारने वाले को चिड़ीमार कहते हैं। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह फिर से आ गया को साइलेंट कर देना है। आगे देखिए रसोई घर। रसोई घर है क्या? किसे कहते हैं रसोई घर? क्वेश्चन लगाइए, रसोई घर किसे कहते हैं? तो जो रसोई के लिए घर होगा उसी को हम लोग रसोई घर कहते हैं। अगला है बच्चे धनहीन। फिर से क्वेश्चन लगाइए लास्ट में कि धनहीन है क्या? तो जो कहीं न कहीं धन से क्या हो? हीन हो, उसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। राजपुत्र। अब फिर से क्वेश्चन लगाइए कि राजपुत्र है क्या? कहते हैं किसे? तो राजा का पुत्र को राजपुत्र कहते हैं। राजकन्या। बात है समझ में? राजा की कन्या नहीं, कन्यादान। कन्यादान, जो कन्या के लिए जो दान होगी उसे कन्यादान कहेंगे। ये सब तत्पुरुष समास के क्या है? उदाहरण है। तो आप एक सरल भाषा में आप जान जाइए कि सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष समास को विभक्ति चिन्ह को हटाकर या तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क बैठाकर उसके डिफाइन करें कि है क्या, तो तत्पुरुष समास समझने में और पहचानने में आसानी होगी। तो उम्मीद हो कि आप अच्छे से इस तत्पुरुष समास के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले समास के बारे में चलेंगे, तब तक ले इसके एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए बच्चे, अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो कि कर्मधारय समास है।
पहला हम लोग देख लिए थे अव्यय, दूसरा तत्पुरुष, जो कि अच्छा सा आप लोग को समझ में आया होगा। उसी प्रकार से हम लोग अब तीसरा देखें कर्मधारय के बारे में। तो चलिए कर्मधारय समास है क्या। देखिए प्यारे बच्चे, जो विशेषण की विशेषता बतलाती हो, क्या है बच्चे, जो विशेषण की क्या बतलाती हो, विशेषता बतलाती हो, उसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। यानी एक दूसरे से उपमा उपमेय, कहने का मतलब एक दूसरे से तुलना अगर करेगा तो वो कर्मधारय समास कहलाएगा। फिर से, जो विशेषण की क्या बतलाएगी, विशेषता बतलाएगी, उसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नव युवक, लौह पुरुष, नील कमल, महात्मा, ये सब जो है वो कर्मधारय समास के उदाहरण है। अब इसको समझेंगे हम लोग कि उपमा उपमेय क्या होता है। कर्मधारय समास में क्या है बच्चे, हमेशा एक चीज ठीक याद रखिए कि उपमा उपमेय मतलब एक दूसरे से तुलना करना है, वो लास्ट से आपको तोड़ना है। यहाँ पे देखिए नव युवक, नव है जो युवक, युवक कैसा है, नया है। आपको तुलना करना है युवक को नया से कि युवक जो है वो कैसा है, तो नया है। आगे चलिए, लौह पुरुष, जो पुरुष की तुलना किया जा रहा है वो किससे किया जा रहा है, तो लोहे से। जो पुरुष है वो लोहे की क्या है, सम्मान है। तो इसमें कहीं न कहीं पुरुष को तुलना किया जा रहा है लोहा से, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। बात आ रही समझ में। ज्यादातर बच्चों को तत्पुरुष और कर्मधारय समास में बहुत कंफ्यूज होता रहते हैं, तो कंफ्यूज की कोई बात नहीं है। तत्पुरुष आपको बोले विभक्ति चिन्ह को हटा करके और क्वेश्चन मार्क लगा करके, और इसमें क्या करना है कि तोड़ना है इसको उपमा उपमेय, यानी एक दूसरे से तुलना करना है। जैसे यहाँ पे देखिए लोहा है जो पुरुष, यानी पुरुष है जो किसके समान है, तो लोहा के समान है। आगे देखिए नील कमल, नील है जो कमल, कमल कैसा है, तो नीला है। कैसा है, नीला। कमल के जो बताया गया रंग कि कैसा हो रहा है, तो नीला। तो कहीं न कहीं नीला से उसकी तुलना किया जा रहा है कमल को। बात आ रही समझ में। आगे देखते हैं महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, आत्मा कैसा है, तो महान है, इसीलिए तुलना किया जा रहा है एक महान से। अपनी आत्मा को एक महान से तुलना किया जा रहा है, इसीलिए प्यारे बच्चे यह हो जाएगा कर्मधारय समास के उदाहरण। आप उपमा उपमेय करके या तो किसी तुलना करके कर्मधारय समास को आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो काफी उम्मीद है कि आपको कर्मधारय समास भी समझ में आया होगा। चलिए सबसे पहले इसको एक बार एक शॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले चलते हैं समास के बारे में। चलिए अब हम लोग देखेंगे चौथा समास जो कि द्विगु है। तो चलिए द्विगु समास कहते हैं किसको, तो देखिए जिसका पद क्या हो, संख्यावाचक, जिसका पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसी को हम लोग द्विगु समास कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि द्विगु समास किसे कहते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो सत्य आपको उसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि एक किस समास का उदाहरण है, तो आपको एग्जाम्पल को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए द्विगु समास क्या कहता है कि जिसका पद क्या हो, संख्यावाचक हो, काउंटिंग, जिसको गिनती के रूप में हम कर सकते हैं, उसी को द्विगु समास कहते हैं। इतना याद रखना है कि गिनती वाले जितना चीजें होंगे वो द्विगु समास में आएंगे। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे चौराहा, चारों राह, जहाँ मिलन होती है कई तरह से राह जा करके, उसी को चौराहा कहा जाता है। नहीं तो इसका एग्जाम्पल चौराहा हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा, त्रिलोक हो जाएगा, अठन्नी, चमन्नी, इस प्रकार के जो गिनती वाले चीज आएंगे ये बच्चे आएंगे द्विगु समास। तो आपको ज्यादा उलझन द्विगु समास में नहीं है। सबसे ज्यादा जो उलझन है वो तत्पुरुष और कर्मधारय जो कि आपको अच्छे से बताएं। ठीक उसी प्रकार आप इसको समझ जाइए कि द्विगु समास कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं काउंटिंग वाले चीज इसमें आएंगे, गिनती वाले आएंगे, संख्या वाले आएंगे, तो समझ जाना है कि ये द्विगु समास है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले देखते हैं पांचवा समास के बारे में। चलिए आप देखेंगे हम लोग पांचवा समास, वो है द्वंद्व समास। तो देखिए बच्चे, द्वंद्व कहने का मतलब कि दोनों, इसका जो दोनों पद होगा वो प्रधान होगा। क्या होगा द्वंद्व समास का, क्या होगा डेफिनेशन,
कि वैसा समास जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। बात है समझ में? जिनका दोनों पद क्या हो प्यारे बच्चे, प्रधान हो, उसी को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि माता पिता, आगे पीछे, रात दिन, लोटा डोरी, दाल भात, ये सब चीजें अगर आ गई तो हमको लोग को समझ जाना है कि वो क्या है, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद क्या हो रहा है, प्रधान हो रहा है। अगर आपको ये चीजें से पता नहीं चल रही है तो आप एक और ट्रिक्स को याद रखिए कि कभी भी दोनों शब्दों के बीच में या तो हाइफन रहेगा या तो और लगा रहेगा, तो समझ जाना है, उससे भी आप पहचान सकते हैं कि वो द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास। जैसे या तो आपको ये भी समझना है उसका अपोजिट रहेगा, उल्टा रहेगा। जैसे रात दिन, आगे पीछे, उल्टा शब्द से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि वह क्या है, तो द्वंद्व समास के उदाहरण है। बात है समझ में बच्चे? आपको ये समझना है कि जिसमें क्या हो, बीच में हाइफन लगा रहेगा, दोनों पद प्रधान हो, उसी को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। आप एग्जाम्पल से यहाँ देख सकते हैं, माता पिता, देखिए माता पिता के बीच में हाइफन लगा हुआ है, द्वंद्व समास। आगे पीछे, रात दिन, लोटा डोरी, दाल भात, भाई बहन, ऐसा चीज रह गया तो आपको समझ जाना है कि वह द्वंद्व समास है। चलिए, आपको समझ में आया ही होगा। इसके लिए आप इसको एक शब्द लीजिए, उसके बाद अगली समास जो है छठा बहुब्रीहि समास के बारे में आपको बताएंगे। चलिए, अब हम लोग अंतिम समास देखने वाले हैं, जिससे इसके पहले 5 समास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार अब अंतिम समास को जानेंगे, बहुब्रीहि समास। तो देखिए इसका जो डिफिनेशन बनेंगे बच्चे, साधारण अर्थ को छोड़कर, किसको, साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो उसी को प्यारे बच्चे हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास। डिफिनेशन याद हुआ? जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, उसी को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, इसमें आपको याद रखना है, बहुब्रीहि मतलब कि बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे, इसको VIP बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बड़े बड़े लोग के नाम इसमें आएंगे, इसीलिए इसको बहुब्रीहि समास करते हैं। बात है समझ में? इनमें VIP पर्सन आएंगे। कौन पर्सन आएंगे? VIP लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बड़े बड़े लोग के इसमें नाम आएंगे। अर्थात में हम लोग जाएंगे तो अर्थात में कहा जाएगा तो भगवान के नाम आ जाएंगे इसमें अधिकतर। जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग, दशानन, जिसका 10 आनंद, अर्थात में क्या निकलना पड़ेगा, रावण नहीं, जिसका 10 क्या हो, आनंद हो, उसी को हम लोग दशानन कहते हैं। अगला है लंबोदर, लंबा हो जिसकी उदर नहीं, अर्थात में जाएंगे तो क्या बच्चे, गणेश जी। क्या जाएंगे? गणेश जी। ये सब VIP पर्सन है, इनको बहुब्रीहि समास में रखा गया है। आगे चलेंगे, नीलकंठ, कंठ जिसकी क्या हो, नीला हो। आप अगर ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि उपमा उपमेय हो रहा, तुलना किया जा रहा, आप कर्मधार भी हो सकता है। अर्थात अगर आपको बहुब्रीहि समास वहां पे नहीं रहेगा तो आपको कर्मधार को मारना है, लेकिन आपको बहुब्रीहि रहेगा तो आपको किसको, सबसे पहले बहुब्रीहि को मारना है। बात आ रही समझ में? तो जो नीलकंठ, जैसे अर्थात में VIP पर्सन है, अर्थात जिसका कंठ नीला हो, अर्थात में शंकर जी नहीं। उसके बाद है वीणा पानी, वीणा के पानी नहीं, अर्थात में सरस्वती माँ हो जाएगी। बात है समझ में बच्चे? बहुब्रीहि समास में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो काफी उम्मीद होगा कि ये जो टॉपिक समास पे था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को से कुछ सीखे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।